अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करने जा रहे हैं अडयाला जेल से जुड़ी बड़ी खबर की। बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बानी पीटीआई के वकील सलमान सफ्दर की अपने मौकिल यानी बानी पीटीआई से 3 घंटों पर मुहित मुलाकात करवा दी गई। गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने बैरिस्टर सलमान सफ्दर को फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर करते हुए उन्हें बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद तफसीली रिपोर्ट अदालत में जमा कराने की हिदायत की थी। पीटीआई ने इस अदालती हुक्म को खुशाइंद करार दिया है। बानी पीटीआई के हमशीरा अलीमा खान ने अदालती हुक्म को खुशाइंद करार दिया और कहा कि हम बानी पीटीआई खुद इलाज कराना चाहते हैं। नाज़रीन, इस मुस्बत पेशरफ्त के साथ एक और पेशरफ्त पेशावर में देखने में आई, जहां अमन व अमान के हवाले से होने वाले आला सतह के इजलास में वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कौमी सलामती के मुशीर जनरल आसिफ मलिक, कोर कमांडर पेशावर, आला सिविल और अस्करी हुकरी हुक्काम ने शिरकत की, जिसमें शिद्दत पसंदी की रोकथाम और PSL मैचेस की पेशावर में इनेकाद समेत कई अहम फैसले किए गए हैं। आज ही इस खबर के एलामिये से पहले वज़ीर आला KP ने एक यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में खिताब किया और कहा कि सूबे के मफाद के लिए वो हर किसी के साथ बैठने को तैयार हैं। इसे नाज़रीन तर्क मज़ाहमत कहें या फिर आमादा फहमत, लेकिन इसे क्या कहें कि PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने एक बार फिर से लॉन्ग मार्च की बात की है। नाज़रीन, ये जो इंदिया है ये उस हड़ताल के 2 रोज़ बाद दिया गया है जिसे हुकूमत फ्लॉप शो करार दे रही है और नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में भी ये शो जगह नहीं बना सका। ऐसा क्यों हुआ? हड़ताल का ऐलान तो 2 माह पहले ही कर दिया गया था, पर तहरीक इंसाफ इसे कामयाब क्यों नहीं करवा सकी और क्या कमज़ोर हड़ताल के बाद एक ताकतवर लॉन्ग मार्च की प्लानिंग हो सकती है? ये जानने के लिए राबिता हम कर रहे हैं वज़ीर आला KP के मुआविन खुसूसी शफी जान साहब इस वक्त में ज्वाइन किए हुए हैं, वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। वेलकम करते हैं शफी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शफी साहब, सबसे बड़ी खबर आज की, जब हम अडयाला जेल के हवाले से बात करते हैं, बानी PTI के हवाले से बात करते हैं, तो वो खबर ये थी कि सलमान सफ्दर साहब की अदालती हुक्म पर अडयाला जेल में मुलाकात करवा दी गई। अब हम क्या समझें कि जो मुलाकात है इसके बाद हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट में जो ताल्लुकात हैं, जो दूरी थी, अब उनमें कोई बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है? सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक सलमान सफ्दर साहब की मुलाकात का सवाल है तो अदालती हुक्म के मुताबिक सलमान सफ्दर साहब आज अडयाला गए हुए हैं और ये अदालती हुक्म जो है वो आपके सामने है कि आज सुबह जब वो कोर्ट गए और कोर्ट ने ऑर्डर किया कि सलमान सफ्दर जो है वो मुलाकात कर सकते हैं। जहां तक मीटिंग की बात है तो आज खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर में आला सतही इजलास हुआ जिसमें सूबे के अमन व अमान के बारे में ब्रीफिंग दी गई, जिसमें वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब ने शिरकत की, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब और दीगर आला हुकाम सिविलियन क़यादत भी थी और अस्करी क़यादत भी थी और वहाँ पे कुछ मुख्तलिफ जो डिसीजन थे उस पर बातचीत हुई और बड़ा खुल के अपना मौक़िफ़ रखा गया। सुहेल आफरीदी साहब ने अपना खुल के अपना मौक़िफ़ रखा, जो दहशतगर्दी के हवाले से हमारा स्टांस है उसी पे बात हुई। PSL के मैचेस कराए जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है पेशावर के लिए और पेशावर ज़ल्मी का जो होम ग्राउंड होगा वो इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम पेशावर होगा। उसके साथ साथ मालाकंड डिवीज़न से जहाँ पे अब हालात बेहतर हो गए हैं तो वहाँ से पाक फौज जो है वो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले कर रही है तमाम चीज़ें, तो और बाकी अमन अमान के हवाले से और दहशतगर्दी की जारी जो लहर है उस बारे में काफ़ी गुफ्तगू हुई। अच्छा, इस पर दोबारा से आ जाते हैं शफी साहब, लेकिन जाहिर है हड़ताल के बाद से हम पहली बार आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, आपसे ही पहला राब्ता हुआ है, तो असल में हुआ क्या? क्यों वैसी हड़ताल नहीं हो सकी जैसी आप चाहते थे? इमरान खान के ट्रीटमेंट के बाद ये मुलाकात होना जो आज हुई है इसके बारे में भी ज़रा फरमा दीजिएगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से मामलात जो हैं आपके वो तय पा चुके हैं, तभी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तभी इमरान खान साहब को हमने देखा कि उनको ट्रीटमेंट के लिए बाहर लेकर जाया गया, हॉस्पिटल में लेकर जाया गया, फिर हमने देखा कि आपके जो CM हैं वो हड़ताल के रोज़ गायब रहे। असकज़ई साहब भी एक और जगह कॉन्फ्रेंस में, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में तो शिरकत के लिए गए, लेकिन हड़ताल के रोज़ हमें वैसे मुतहरिक दिखाई नहीं दिए। तो क्या वाकई इस्टेब्लिशमेंट से कुछ मामलात बैकडोर तय पा गए हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें होती हुई हमें दिखाई दे रही हैं? शफी साहब, देखिए, ये सिर्फ कयास आराइयाँ ही हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। ना ही तहरीक इंसाफ किसी बैकडोर राब्ते पे या बैकडोर पॉलिसी पे करना चाहती है, ना हम बिलीव रखते हैं। और जहाँ तक 8 फरवरी का सवाल है तो 8 फरवरी जो था वो तहरीक इंसाफ का एक कामयाब शो था। पाकिस्तान के हर जिले में, हर हल्के में हड़ताल भी हुआ, शटर डाउन भी हुआ, पहिया जाम भी हुआ और उसके साथ साथ रैलीज भी निकाली गई। जहाँ तक सुहेल आफरीदी साहब का सवाल है तो वो पेशावर में ही मौजूद थे, वो पेशावर में रिंग रोड भी गए, उन्होंने कंटेनर का मुआयना भी किया और उसके साथ साथ उससे पहले आपको याद होगा कि पार्लिमानी मीटिंग्स बुलाई गई थी, उसमें तमाम तरह ड्यूटीज जो हैं वो नुमाइंदों को दे दी गई थी और तमाम चीज़ों को सुहेल आफरीदी साहब खुद क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी का शो आपके सामने है कि पाकिस्तान के हर जिले में
में रैली भी निकाली गई और बड़ी बड़ी मार्केटें जो थी वो भी बंद मैं रही। यहाँ आपना चाहूंगी क्योंकि आपने अपनी इस गुफ्तगू के दौरान कोई 3 से 4 मरतबा ये कहा कि पाकिस्तान के हर जिले में रैलियां निकाली गई, हड़ताल हुई, शटर डाउन हड़ताल हुई। मैं खुद बनी गाला के इलाके में रहती हूँ शफी जान साहब, लेकिन बनी गाला का इलाका जिसका नाम जहन में आते ही फौरन से बानी का ख्याल आता है, उनकी रिहाइश का वहां पर थी, वहां तक कोई एक दुकान मैंने बंद नहीं देखी। मैं 8 तारीख की बात कर रही हूँ, संडे की बात कर रही हूँ। फिर आप कहते हैं कि हड़ताल कामयाब थी। अगर कामयाब थी, और आप ये भी इल्जाम लगाते हैं, पीटीआई कहती कि नेशनल मीडिया जो है वो कंट्रोल्ड है, इंटरनेशनल मीडिया तो कंट्रोल्ड नहीं है ना शफी साहब। लेकिन फिर क्या वजह है कि CNN है, अल जजीरा है, BBC है, अरब न्यूज़ है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, TRT है, रॉयटर्स है, इनमें से कोई एक तो हड़ताल को रिपोर्ट करता, सबने बसंत को रिपोर्ट किया, हड़ताल को नहीं किया, तो वो भी कंट्रोल्ड है क्या? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के तो हर जिले में हड़ताल था, तमाम बड़ी मार्केटें बंद थी, जो मार्केटें एतवार को ओपन होती हैं वो भी बंद थी। पिंडी का मेट्रो बंद था, ग्रीन लाइन बस बंद था, इस्लामाबाद में वो फ्लो नहीं था ट्रैफिक का। और मेरे साथ आप देख लें, मेरे मोबाइल में कोई 500 से ज्यादा वीडियोस होंगी मुख्तलिफ शहरों की। आप उसमें देख सकती हैं कि तमाम हड़ताल जो हमारी कॉल थी वो कामयाब थी। जहां तक सिंध की बात है तो सिंध में तो आपके सामने है कि 175 हमारे रहनुमाओं को 8 फरवरी से पहले उठाया गया। पंजाब हुकूमत की अगर हम बात करें तो पंजाब हुकूमत ने तो बसंत, जो कि जश्न बहारा का फेस्टिवल है, जो फरवरी के आखिरी हफ्ते में होता है या मार्च के पहले हफ्ते में होता है, उसको 8 फरवरी पे मुनक्किद कर लिया। उसके बावजूद लोगों ने बसंत को रिजेक्ट किया और लोगों ने हड़ताल को और जो हमारी पहिया जाम शटर डाउन की कॉल थी उसको कामयाब बनाया। इसके साथ साथ बलूचिस्तान कोयटा के मनाजिर भी आपके सामने हैं। जहां तक मीडिया की बात है, बिल्कुल मीडिया ने तो कोई कवरेज नहीं दी, ना पहले उन्होंने किसी एहतजाज को कवर किया। तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब तो वैसे ही ब्लैक आउट है, लेकिन सोशल मीडिया जो हमारी ताकत है, सोशल मीडिया की वजह से ही ये तहरीक जिंदा है। सोशल मीडिया की वजह से ही आज इमरान खान साहब की तस्वीर लोग देख सकते हैं, उनके बयान पढ़ सकते हैं, उनकी ट्वीट पढ़ सकते हैं। तो सोशल मीडिया आप देख लें कि सोशल मीडिया फिर आपको नजर आ जाएगा कि किस तरीके से 8 फरवरी की कॉल पे पूरे पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की जो कॉल थी उस पे लब्बैक कहा। अच्छा, बड़ी अजीब सी बात है शफी साहब कि आप मीडिया पर बैठकर मीडिया के बारे में ये कह रहे हैं कि जी वो आपकी आवाज़ नहीं पहुंचा रहा, हम आप ही की तो आवाज़ इस वक्त पहुंचा रहे हैं। आपने कहा कि बानी को लेकर मुकम्मल ब्लैकआउट है, PTI को लेकर ब्लैकआउट है, तो हम तो सारी चीज़ें रिपोर्ट कर रहे हैं। फिर वो जो बाकी 500 वीडियोज़ आप कह रहे हैं कि आपके फ़ोन में मौजूद हैं, ज़रा मीडिया से भी शेयर कर लीजिए ताकि हम वो भी दिखा दें। इंटरनेशनल मीडिया वाली बात पर आपने ज़ाहिर है क्योंकि जवाब नहीं दिया, तो चले आगे बढ़ जाते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब ये कह रहे हैं कि बानी PTI जो है अब इस्लामाबाद पर चढ़ाई का हुक्म नहीं देंगे, यानी ऐसा कोई प्लान नहीं है। लेकिन अभी हमने एक शॉट चलाया है सलमान अकरम राजा साहब की मीडिया से गुफ्तगू में से, जिसमें वो फरमा रहे हैं कि हम लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं। तो फिर ये सलमान अकरम राजा किस मार्च की बात कर रहे हैं? अगर बैरिस्टर गौहर ये फरमा रहे हैं कि वहां से हुक्म नहीं आएगा, ये खुद से कुछ करना चाह रहे हैं सलमान साहब? देखिए, कंटेनर तैयार हो चुका है। अच्छा। सोहेल अफरीदी साहब ने कंटेनर का मुआयना भी कर लिया है। हम किसी भी टाइम कंटेनर पे चढ़ के कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी एहतजाज रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये हमारा जमहूरी और कानूनी हक है, आईनी हक है हमारा। हम पाकिस्तान की किसी शहर में भी अपना अमन एहतजाज भी कर सकते हैं, वहाँ पे लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं। पार्टी मुख्तलिफ ऑप्शंस पे गौर कर रही है, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, कुछ चीज़ों को रिफाइन किया जा रहा है, 4 से 5 ऑप्शंस पे गौर हो रहा है। लॉन्ग मार्च भी ऑन द कार्ड है। जो पार्टी का डिसीजन होगा, जिस तरह 8 फरवरी को शटर डाउन और पहिया जाम की कॉल थी पार्टी की, जिसको मनोअंत तहरीक इंसाफ ने बैक किया क्योंकि अचकज़ई साहब ने वो कॉल दी थी और इमरान खान साहब ने ये जिम्मेदारी ही अचकज़ई साहब को दी हुई है, तो तहरीक इंसाफ ने उस कॉल को कंप्लीटली बैक किया। जहां तक लॉन्ग मार्च की या धरने की या एहतजाज की बात है, वो कंटेनर हमारा तैयार है। किसी भी टाइम हम उस पर चढ़ के हम कहीं भी आ सकते हैं। अच्छा, आपने कहा कि कंटेनर तैयार है, किसी भी वक्त उस पर चढ़कर आप किसी भी शहर कहीं चढ़ाई कर सकते हैं, रुख कर सकते हैं। तो उस कंटेनर के ऊपर जाएगा कौन? क्योंकि हड़ताल की कौन लेने वाले जो अचकज़ई साहब है वो तो खुद हड़ताल छोड़कर लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के अंदर शरीक थे। तो अभी हमें देखना होगा कि फिर आपके कौन से ऐसे लीडर हैं, रहनुमा हैं, क्योंकि CM साहब भी उस रोज़ हमें कहीं दिखाई नहीं दिए जो कंटेनर पर चढ़ रहे होंगे। बहरहाल मुझे बता दीजिएगा कि आपको नहीं लगता है, आपने कहा कि 4-5 ऑप्शन पर आप गौर कर रहे हैं, तो आपको इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है कि बाकी जमातों की सपोर्ट को भी आप साथ मिला लें, या आपको लगता है कि नहीं, सिर्फ आप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की सपोर्ट जो है वो काफ़ी है आपके लिए? तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की। तहरीक इंसाफ स्ट्रीट पावर के लिहाज से सबसे बड़ी कुव्वत है। तहरीक इंसाफ वर्कर के एतबार से, वोटर के एतबार से, सोशल मीडिया के एतबार से सबसे तगड़ी पार्टी है।
इस हुकूमत के खिलाफ जो भी है, जो भी तहरीक चलाना चाहता है, हम उसका साथ देंगे और हम उनको वेलकम भी करेंगे। तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो महमूद खान चकजई साहब जो कि अपोजिशन लीडर है, राजा नासिर साहब जो कि सेनेट में अपोजिशन लीडर है और हमारे अलाई हैं, सब मिलके इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है। जहां तक महमूद खान चकजई साहब का सवाल है कि वो लाहौर में मौजूद थे और किसी एहतजाज को हेड नहीं कर रहे थे, उसका जवाब तो बेहतर ही महमूद खान चकजई साहब आपको दे सकते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ की तमाम तर लीडरशिप अपने हलकों में मौजूद थी, जो कि पहिया जाम शटर डाउन हड़ताल के साथ साथ रैलीज भी निकाल रही थी। तहरीक इंसाफ आप कह रहे हैं कि कब आएगी, इसका फैसला तो अभी नहीं हुआ, लेकिन जब भी आएगी पूरी कुव्वत के साथ आएगी और इस बार कुछ नेक्स्ट लेवल का होगा। ठीक है, आपने कहा कि अभी इसका फैसला नहीं हुआ है कि तहरीक इंसाफ सड़कों पर मजीद एहतजाज के लिए कब आएगी। चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं, मरियम नवाज साहब के दौरा क्वेटा की बात कर लेते हैं। वहाँ वो पहुंची, बलूचिस्तान के साथ उन्होंने यकजहती का इजहार किया, हर तरह की सपोर्ट फराहम करने का उन्होंने कहा, तो ये खासा मुस्बत रवैया है। आप समझते हैं कि उन्हें इसी जज्बे के तहत पेशावर भी आना चाहिए है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दहशतगर्दी का शिकार इस वक्त सूबा है वो तो KP है, तो अगर वो वहाँ गई हैं तो KP भी तशरीफ लाएं, कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त वाहिद एक सूबा है जहाँ पे सियासी आज़ादी है, जहाँ पे सियासी बर्दाश्त है। 8 फरवरी को यहाँ पे हड़ताल थी, पहिया जाम था, दूसरी साइड पे अमीर मुकाम अपना जलसा कर रहा था, उनको मुकम्मल सिक्योरिटी भी दी गई, मुकम्मल आज़ादी भी थी, उनके वर्कर्स जो थोड़े बहुत हैं वो भी आए हुए थे, किसी किस्म की कोई रोकथाम नहीं थी। मरियम नवाज अगर खैबर पख्तूनख्वा आती हैं और उनके ओहदे के मुताबिक जो उनको प्रोटोकॉल दिया जाएगा, जब हम लाहौर गए थे तब भी हमने ये बात अनाउंस की थी कि उनके ओहदे के मुताबिक जो उनको प्रोटोकॉल दिया जाएगा, उसके साथ साथ अगर वो यहाँ पे कोई पॉलिटिकल एंगेजमेंट भी करना चाहते हैं तो मुकम्मल आज़ादी है। इस वक्त पाकिस्तान में एक ही सूबा है जहाँ पे आप अपनी आज़ादी राय इजहार कर सकते हैं, यहाँ पे पॉलिटिकल एंगेजमेंट कर सकते हैं, जलसा जुलूस कर सकते हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा है जहाँ किसी किस्म की कोई रोकथाम नहीं होगी। अच्छा, चलिए जाते जाते ही बता दीजिएगा शफी साहब कि आप मरियम नवाज साहिबा के साथ अगर वो आती हैं, KP तशरीफ लाती हैं, तो आप ऐसा सलूक तो नहीं करेंगे जैसा उन्होंने आपके साथ किया था लाहौर में? हम इंतकामी सियासत पे जो है बिलीव नहीं करते। हम अवामी लोग हैं, हम फॉर्म 45 से आए हुए हैं, हमने हलाल वोट लेके ही यहाँ तक पहुंचे हैं, और जिनके पास हलाल वोट का कॉन्फिडेंस होता है, जो फॉर्म 45 के ओरिजिनल नुमाइंदे होते हैं, वो कभी भी अपने मुखालिफ से नहीं डरते। अगर वो यहाँ पे आना चाहती हैं, बिल्कुल यहाँ पे आए और यहाँ पे मुकम्मल आज़ादी होगी, कोई भी अगर वो पॉलिटिकल एंगेजमेंट करना चाहती हैं। बहुत शुक्रिया जान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं, रुख करेंगे बलूचिस्तान का। वेलकम बैक जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब रुख करते हैं बलूचिस्तान का, जहां वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बलूचिस्तान से यकजहती के लिए एक रोज़ा दौरे पर क्वेटा पहुंची। वो गुज़श्ता 5 बरसों में नाज़रीन हमजा शहबाज और उस्मान बुज़दार के बाद क्वेटा पहुंचने वाली पंजाब की तीसरी वज़ीर आला हैं। मरियम नवाज का जो दौरा है, इस दौरे का मकसद बलूचिस्तान में जो हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं उनमें शहीद होने वाले अफराद के लवाहिकीन से मुलाकात करना और उनसे इज़हार यकजहती करना था। मरियम नवाज ने क्वेटा पहुंचने के बाद गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदुखेल और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकातें की हैं। FC हेडक्वार्टर्स का दौरा भी उन्होंने किया, जहाँ उन्हें सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब का कहना यह था नाज़रीन कि हम बलूचिस्तान के साथ हैं, दहशतगर्दी का खात्मा कौमी यकजहती से ही मुमकिन है। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 10 अरब रुपए की माली मुआवनत का ऐलान भी किया है। दहशतगर्दी से बुरी तरह मुतासर बलूचिस्तान को इस वक्त अखलाकी, माली, कानूनी और हर किस्म की मदद की ज़रूरत है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का दहशतगर्दी से शदीद मुतासरा सूबा है और मुल्क में अमन व अमान के हवाले से इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की जो रिपोर्ट है नाज़रीन, वो हमें ये बताती है कि जनवरी 2026 में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से होने वाली जो अमवात हैं उनमें दिसंबर के मुकाबले में 43% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जनवरी में 242 दहशतगर्द हलाक, जबकि 73 शहरी और 46 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं। रिपोर्ट कहती है कि खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबों में रहा है और उसके बाद बलूचिस्तान का नंबर आता है। ये गुज़श्ता महीने यानी जनवरी की रिपोर्ट है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इसमें कलअदम दहशतगर्द जमा BLA के रवामा नाम निहाद ऑपरेशन हेरॉफ में होने वाली अमवात शामिल नहीं हैं। यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कमिटमेंट्स हैं और जो कुर्बानियाँ हैं उन पर नाज़रीन कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहाँ सवाल ये बनता है जो सबकी ज़बान पर है कि ऐसे क्या इक़दाम किए गए हैं कि दोबारा दहशतगर्द शहरों में घुसकर हुकूमत के रेट को चैलेंज नहीं कर रहे होंगे। और भी बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों के साथ हम राबता कर रहे हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुआविन बराए
बराए सियासी उमूर शाहिद रिंद साहब से, जो सर टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किए हुए हैं। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शाहिद साहब सबसे पहला सवाल वज़ीर आला मरियम नवाज़ के दौरे पर ही मैं आपसे करना चाहूँगी। बहुत सारी जगहों पर कहीं ना कहीं ये बात की जाती है कि बलूचिस्तान को पंजाब से बड़े गिले हैं, बड़े शिकवे हैं। क्या समझते हैं कि जो गिले शिकवे हैं बलोच के लोगों के पंजाब के लोगों के साथ, वो इस दौरे से किस हद तक कम हो रहे होंगे सर? थैंक यू अस्मा फॉर हैविंग मी इन योर शो। सबसे पहले एक क्लैरिटी, कुछ तबके के लोगों की जानिब से ये कहा जाना कि बलूचिस्तान के कोई शिकवे हैं पंजाब से, चंद कॉम्परस लोगों की ये बातें हो सकती हैं, वरना अदरवाइज गुज़िश्ता अगर हम 1 से 2 दहाई को देखते हैं और बलूचिस्तान को दरपेश चैलेंजेस को देखते हैं जी। और खासकर पंजाब जिसे चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान कहते हैं कि वो पाकिस्तान को जोड़ के रखने का न्यूक्लियस है, उसमें चाहे 7th NFC अवार्ड हो या आज मरियम नवाज का जो जेस्चर है दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है हमारी दहशतगर्दों के खिलाफ, उसमें जो आज उनकी असिस्टेंस है वो एक बार फिर इस बात का सबूत है कि पंजाब इस वक्त न्यूक्लियस है इस फेडरेशन का। और बलूचिस्तान को जब भी चैलेंज दरपेश हुआ है, चाहे वो मियां शहबाज शरीफ जब 7th NFC अवार्ड के वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, या आज मोहतरमा मरियम नवाज जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं और शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, तो उनके जेस्चर में गुज़िश्ता 1 से 2 दहाई में कोई तब्दीली नहीं आई। और हम बहैसियत बलूचिस्तान हुकूमत इसको एक जिसे कहते हैं खुशाइंद कदम करार देते हैं और इस असिस्टेंस के लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा सवाल मैं आपसे, जाहिर है कि जिस सिचुएशन को लेकर वो वहाँ पर पहुँची वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है। इसी हवाले से मेरा सवाल आपसे ये है कि फितनतुल हिंदुस्तान के ऑपरेशन हेराफ के बाद आप लोगों ने ऐसे क्या इक़दामात उठाए हैं बलूचिस्तान के अंदर कि हम ये उम्मीद रख सकें कि जैसे वाक़यात अभी पिछले कुछ दिनों में हुए ऐसे वाक़यात दोबारा से नहीं हो रहे होंगे? कुछ स्टेप्स तो लिए गए होंगे यकीनन। असमा देखें, बलूचिस्तान को जिस सूरत हाल का सामना है, अगर मैं बहुत ही लेट मी कन्फेस इट वेरी क्लियरली, ये एक पूरी जंग है जो दहशतगर्दों के खिलाफ हमें लड़नी है। और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी पहले दिन से इस बात पे वाजे हैं कि पॉलिटिकल ओनरशिप के साथ हमें से मिनासल कौम लड़ना होगा। और आज जिस तरीके का जेस्चर चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज ने शो किया है, ये 7th NFC अवार्ड के बाद एक बार फिर मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि जब बलूचिस्तान को जरूरत पड़ी है पंजाब की बतौर बड़े भाई के, तो वो हमें बतौर बड़े भाई नजर आया है और आज भी वो चीज हमें नजर आई है। तो आने वाले दिनों में लाजमी सी बात है, जब पॉलिटिकल ओनरशिप के साथ हम दहशतगर्दी की जंग को लड़ रहे हैं, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब की गवर्नमेंट, सिंध और केपी, और हमारा चैलेंज एक जैसा है दहशतगर्दी पे। हमेशा चीफ मिनिस्टर पंजाब केपी से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आए, एक दूसरे के तजुर्बे को शेयर करें और एक दूसरे को हेल्प आउट करें इस दहशतगर्दी के नासूर से निकलने के लिए। तो मेरा ख्याल है बहुत जल्द हम इस चीज से निकल आएंगे और उसके लिए जो पॉलिटिकल विल चाहिए वो फेडरल से लेके चारों प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे नजर आती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ की से हटकर भी बात कर लेते हैं शायद साहब। सिक्योरिटी इश्यूज़ ज़ाहिर है कि अपनी जगह हैं, उनसे कोई इनकार नहीं है, लेकिन जब आप बेरोज़गारी की बात करते हैं, सेहत की बात करते हैं, ख़ास तौर पर बुनियादी सहूलियात की बात करते हैं, तो अभी तक वो हमें बलूचिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं चैलेंज दिखाई देती है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर इनकी फराहमी मुमकिन नहीं है उन सहूलियात की जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जिसमें सेहत ज़ाहिर है कि सबसे पहले आता है। फाफिन की 27 जनवरी की रिपोर्ट, उसका तस्करा कर लेते हैं शायद साहब, जो कहती है कि बलूचिस्तान के 31 अजला ऐसे हैं जहां बेरोजगारी की शरह 12.5% से 35.9% के दरमियान है, जबकि सूबे के अगर बाकी अजला की बात कर लें, कुछ और अजला में बेरोजगार अफराद की तादाद 30% से भी जायद बताई जाती है। तो इसको लेकर क्या किया जा रहा है? क्योंकि सीएम जो है बलूचिस्तान के वो बड़े हमें एक्टिव दिखाई देते हैं, लेकिन जाहिर है कि ज़्यादा तवानाई जो है वो सिक्योरिटी, अमन व अमान, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर सर्फ हो रही होती है। तो इस जानिब भी कुछ तवज्जो दी जा रही है शायद साहब? आसमा देखें, अगर हम बलूचिस्तान के मसाइल को देखते हैं तो हमें ये भी जहन में रखना होगा कि पाकिस्तान के निस्फ से ज्यादा हिस्से के जो मसाइल हैं उन्हें लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ पूरा करना किसी भी गवर्नमेंट के लिए आसान नहीं है। लेकिन हमने पहले दिन से ये मौक़िफ़ रखा है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसे हम 100% आम आदमी तक ले जाएं,
اس کے لیے جو ہماری ایفرٹس ہیں ان میں کوئی بدنیتی نہیں ہونی چاہیے، ان میں کوئی جو ہے جسے کہتے ہیں جول نہیں ہونا چاہیے. اس کی مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ 111 آفیسرز کو ابھی فائنانس ڈپارٹمنٹ میں میرٹ کی بنیاد پہ اپوائنٹ کیا گیا. یہ وہی صوبہ تھا جہاں پہ ایک چوکیدار کی نوکری بیچی جاتی تھی. تو گریڈ 14 کے آفیسر کو اگر آپ میرٹ پہ نوکری دے رہے ہیں اور اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس اور تمام ڈپارٹمنٹس میں اگر جائے گا، اس کے بعد یہ ممکن نہیں ہے کہ بلوچستان کی پوری آبادی کو سرکاری نوکریاں دی جائیں. وی آر اگین تھینکفل ٹو دا چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر. وہ ایک ایسے پروجیکٹ پہ گورنمنٹ آف بلوچستان کے ساتھ دن بدن اپنا کام کر رہے ہیں جو ہے گرین بلوچستان انیشیٹو. اس کے نتیجے میں جو بلوچستان کا صرف ایک علاقہ جو گرین بیلٹ تصور کیا جاتا تھا سبی نصیر آباد ڈویژن کا، اگر گرین بلوچستان انیشیٹو پر ہم 100% عمل کرتے ہیں آنے والے دنوں میں، تو بلوچستان کے ایسے کئی علاقے ہیں جنہیں ہم گرین بیلٹ میں کنسیڈر کر سکیں گے. اینڈ اگین وی آر تھینکفل پاکستان کی آرم فورسز کو، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو، جو ہمیشہ بلوچستان کے لیے سوچتے ہیں اور بلوچستان کے لیے جو ان کی سپورٹ ہے بلوچستان کی گورنمنٹ کو، بلوچستان کی عوام کو، وہ انکنڈیشنل ہے. اچھا شاہد صاحب، آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ جو ہمارے پاس وسائل ہیں ان میں رہتے ہوئے بہت مشکل ہیں بہت ساری چیزوں کا کیا جانا. وسائل کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو جو سردار ہیں خاص طور پر بلوچستان کے اندر، ان پر ہمیشہ سے یہ الزام لگتا ہے، یا کم از کم جب ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں، دیگر صوبوں کی بات کرتے ہیں، تو وہ یہی سوچ پائی جاتی ہے کہ وہ سردار جو ہیں وہ ان بلوچ عوام کا حصہ جو ہیں وہ کھا جاتے ہیں. ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے محلات ہیں، لیکن جب بلوچستان کے لوگوں کا دیکھیں تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ایک تو یہ بتا دیجیے گا کہ یہ کیا مسکنسیپشن ہے، دوسرا یہ فرما دیجیے گا یہ وسائل بڑھائے کیسے جا سکتے ہیں، کوئی پلان ہے اس کو لے کر آپ کا؟ دیکھیں، ہم سب سے پہلے اپنے ریسورسز کو امپروو کرنے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. بلوچستان میں ماضی میں کبھی بھی اپنی ریونیو جنریشن پر کام نہیں ہوا، لیکن موجودہ صوبائی حکومت پر کام کر رہی ہے. اور دوسرا جو آپ نے ایک سوال کیا سرداروں کے حوالے سے، دیکھیں ہم اس بات کو کبھی بھی ڈیفینڈ نہیں کریں گے کہ ماضی میں بلوچستان میں جو ریسورسز آئے کیا وہ زمین پر خرچ ہوئے یا نہیں ہوئے. اگر ہوتے تو کیا بلوچستان کی حالت یہ ہوتی؟ ہم نے پہلے دن سے یہ کوشش کی کہ جو 200 ارب روپیہ ہمیں اویلیبل ہے پی ایس ڈی پی کا، اس سے پہلے ماضی میں 60% سے زیادہ جو ایلوکیٹڈ فنڈز ہیں وہ گورنمنٹ خرچ ہی نہیں کر پاتی تھی. یہ پہلی گورنمنٹ ہے چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی کی قیادت میں جس نے اپنے پی ایس ڈی پی کا فنڈ 100% یوٹیلائز کیا. اچھا ٹھیک ہو گیا. ایک اور چیز، بلوچستان میں جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جیسے ابھی پچھلے دنوں جو واقعات ہوئے، تو بہت ساری جگہوں پر یہ بات کی جاتی ہے کہ ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو یہ لوگ یونیورسٹی کے اندر سے ٹارگٹ کرنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے یونیورسٹیز کے بچے جو ہیں، یونیورسٹیز کی کچھ بچیاں جو ہیں، ان کو یہ استعمال کرتے ہیں. کس طرح سے یہ استعمال کرتے ہیں؟ ایک تو یہ ایکسپلین کر دیجئے کہ ایسی کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ بچے جو ہیں ہمارے وہ ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور ایسی کارروائیوں میں کہیں نہ کہیں حصہ بن رہے ہوتے ہیں یا حصہ بن رہے ہیں. اور یونیورسٹیز کی سطح پر کیا کیا جا رہا ہے کہ بچوں کو، بچیوں کو اویئرنیس دی جا سکے کہ اگر کوئی ایسے لوگ ان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے ورغلانے میں نہیں آنا ہے. کوئی اویئرنیس پروگرامز آپ لوگ ترتیب دے رہے ہیں یا آلریڈی کچھ ایسے اویئرنیس کے پروگرامز چل رہے ہیں بلوچستان کے اندر شاید صاحب، کیونکہ بہت زیادہ ضروری ہے وہاں کے لوگوں کو اویئرنیس دینا؟ دیکھیں، پروونشل ایکشن پلان ایک ایسا پروگرام ہے جس کے ابھی ہم پہلے فیز میں آئے ہیں، اور مرحلہ وار جب یہ پروونشل ایکشن پلان اپنے چاروں فیزز کو کمپلیٹ کرے گا تو یہ جو سبورژن ہے بلوچ نوجوانوں کو فیڈریشن سے دور کرنے کے لیے ماضی کے ساتھ چلتی رہی ہے، اس سبورژن کو ختم کرنے میں مدد ملے گی. اور آہستہ آہستہ اس کے جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس ہیں وہ ہمیں جامعات کے لیول پر اور یوتھ کے لیول پر جاتے ہوئے نظر آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. یعنی آپ پر امید ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم بلوچستان کے حالات میں بہت زیادہ بہتری دیکھ رہے ہوں گے، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو یا چاہے وہ عوام میں بے روزگاری ہے یا صحت کی سہولیات کا فقدان ہے. ان معاملات کو لے کر آپ اور آپ کی ٹیم آسیہ کے ساتھ مل کر اس پر کام کر رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں آپ شاہد صاحب؟ جی بالکل. چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی جو ہے قومی عسکری اور قومی سیاسی قیادت کی گائیڈ لائن پہ بلوچستان کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. وہ کہ چیلنج بڑا ہے، لیکن ان کی یہ کوشش ہے کہ اس چیلنج کو میٹ اپ کرنے کے لیے جو ان کی 100% ایفرٹس ہیں وہ اس کو یوٹیلائز کریں، اور وہ یوٹیلائز کر بھی رہے ہیں.
ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया शाहिदीन साहब, आप हमारे साथ मौजूद। शाहिदीन साहब जी मुआविन हैं बराए सियासी उमूर वज़ीर आला बलूचिस्तान के साथ, हमें बता रहे थे कि बलूचिस्तान में किन किन सेक्टर्स में काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत अपनी टीम के साथ मिलकर क्या कर रही है। सीएम बलूचिस्तान जो है उनकी जो आज मुलाकात हुई है सीएम पंजाब से, उस मुलाकात में जो यकजहती का मुजाहरा किया गया है वो किस तरह से सूबे के अवाम के लिए, सूबे के लिए इंतहाई ज़रूरी थी और किस तरह से कारामद हो रही होगी आइंदा आने वाले दिनों में। बहुत शुक्रिया शाहिदीन साहब आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलिएगा। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में अब हम बात करने जा रहे हैं, जिक्र करने जा रहे हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, जिसने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI 2025 जारी कर दिया है और ये हमें ये बता रहा है इंडेक्स के गुज़श्ता बरस के मुकाबले में पाकिस्तान का जो मजमूई स्कोर है वो एक दर्जा बेहतरी के साथ 28 तक जा पहुंचा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताज़ा रिपोर्ट जो है उसमें पाकिस्तान ने एक दर्जा बेहतरी के साथ 136वीं पोजीशन हासिल की है। रिपोर्ट कहती है कि गुज़श्ता 4 बरसों की गवर्नेंस और मुसलसल इदाराजाती इस्लाहात की वजह से पाकिस्तान के मजमूई स्कोर में इजाफे का रुझान बरकरार है। रिपोर्ट जो इसकी झलक हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें यह भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में न सिर्फ पब्लिक सेक्टर और इंतजामी बदउनवानी जबकि कानून साज इदारों और अदलिया में भी बदउनवानी के इशारियों में नुमाया बेहतरी देखने में आई है। रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि 2021 से 2025 तक पाकिस्तान में बदउनवानी के तासुर में नुमाया कमी नोट की गई है। गुज़श्ता 4 बरसों में पाकिस्तान की पोजीशन नाज़रीन 4 दर्जे बेहतरी आई है। ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट PTI के लिए परेशानी का सबब बन सकती है, जो हुकूमत के खिलाफ महाज गर्म रखने की कोशिश कर रही है। इसी हवाले से हम बात करने जा रहे हैं सीनियर सहाफ़ी हसन साहब से, जो KP हुकूमत और वफाकी हुकूमत दोनों की कारकर्दगी को बखूबी जांचते हैं, हमसे अक्सर शेयर भी करते रहते हैं। हमाद हसन साहब मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। हमाद साहब, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो अपने वक्त निकाला। हमाद साहब बताइएगा, ट्रांसपेरेंसी की ये रिपोर्ट, इससे पहले हमने देखा गैलप सर्वे, दीगर सर्वेज भी पिछले कुछ दिनों में सामने आए हैं। आप क्या समझते हैं कि वाकईतन हुकूमत की कारकर्दगी जो है वो बेहतर हुई है जैसा कि इन रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है? इससे क्या इक़दाम किए हैं हुकूमत ने जिसकी वजह से ये बेहतरी आई है, अगर आप समझते हैं कि बेहतरी है वाकईतन? बहुत शुक्रिया आसमा। देखिए, बेहतरी इस हवाले से है ये कि इंडिया के साथ जो जंग हुई तो उसने पाकिस्तान को न सिर्फ बरतरी दिला दी बल्कि उसकी जो डिफेंस प्रोडक्शन थी उसकी एक आलमी मार्केट भी बना दी। और फिर आपने देखा कि सूडान से लेकर बांग्लादेश तक और बहुत सारे ममालिक तक पाकिस्तान को ऑर्डर मिलने लगे। जब आपकी मईशत उठती है तो फिर आपके करप्शन में भी कमी आ जाती है। ये इंडिकेशन जो है ये माशी बेहतरी की भी एक निशानदही कर रही है। दूसरी बात ये कि इदारों में भी वक्त के साथ साथ इदारों ने बहुत गेन किया है और अपने आप में अपनी कारकर्दगी में बेहतरी लेकर आए हैं। अच्छा, हमाद साहब ये फरमा दीजिएगा कि ट्रांसपेरेंसी और दीगर इदारों की जो रिपोर्ट्स हैं जिनको मैं और आप अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये ओपोजिशन के बयानियों को हिट नहीं करेंगी, खासतौर पर PTI का जो बयानिया रहा है करप्शन के हवाले से मौजूदा हुकूमत को लेकर? हमाद साहब बिल्कुल, देखिए, अपोजिशन के लिए अमूमी तौर पर अपोजिशन ऐसे मौके का बहुत फायदा उठाती है, लेकिन जब आलमी इदारे आपकी मईशत के हवाले से, आपकी परफॉर्मेंस के हवाले से, आपकी डिलीवरी के हवाले से, करप्शन इंडेक्स में कमी के हवाले से रिपोर्ट जारी करे तो फिर अपोजिशन का नैरेटिव जो है वो बहुत कमजोर पड़ जाता है। अब PTI तो जाहिर है उनका तो एक सियासी मिजाज है कि वो जिस तरह के इल्जामात चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल इदारों की तरफ से जो कुछ आता है उसमें तो झूठ नहीं होता, उसमें तो किसी की साइड नहीं होती। अब अगर करप्शन इंडेक्स पाकिस्तान बेहतरी आई है, गो कि वो एक दर्जे की बेहतरी है, लेकिन ये एक दर्जे की बेहतरी भी मामूली बेहतरी नहीं होती। पाकिस्तान अमूमी तौर पर हमने देखा था आगे की तरफ अक्सर बढ़ जाता था, बल्कि एक मौका तो ऐसा आया था कि 141 दर्जे या कुछ इस तरह हम पहुंच गए थे। लेकिन इस वक्त जो बेहतरी देखने में आ रही है तो उसके कई वजूहात है। एक तो ये है कि जमहूरियत जैसे तैसे भी है, गो कि 26वीं और 27वीं तरामीम भी आई, उसी तरह की जमहूरियत की मजबूती भी नहीं है, लेकिन फिर भी पार्लियामेंट कायम है और जमहूरी अमल रवा दवा है, गो कि कमजोर है, बहुत कमजोर है। इसी तरह इदारों की कारकर्दगी में भी बेहतरी देखने में आई। पाक इंडिया जंग जो हुई
اس میں نہ صرف پاکستان کو برتری حاصل ہوئی بلکہ پاکستان کی ایک عالمی مارکیٹ بھی بنی، اور وہ عالمی مارکیٹ ڈیفنس پروڈکشن کے حوالے سے تو ہماری معیشت کو بہت مضبوطی ملنے لگی ہے. گو کہ معیشت اس پوزیشن پر نہیں آئی جس طرح ہونا چاہیے، لیکن اس کے بیسس جو ہیں، اس کی بنیادیں جو ہیں وہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے. جب آپ کی معیشت مضبوط ہونے لگتی ہے تو یہ اس کے انڈیکیشنز ہوتے ہیں کہ آپ کے ہاں کرپشن میں کمی آ رہی ہے. پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے وہ عمومی طور پر اس میں سے زیادہ تر فاشزم کا رنگ اس میں جھلکتا ہے. وہ کسی اور کی کارکردگی کی تعریف نہیں کرتے، اپنے اس کارکردگی کو بھی بنیاد بناتے ہیں اپنے بیانیے کا، جس میں کچھ ہوتا بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ عمران خان کے دور سے کمپیئر کریں تو عمران خان کے دور میں روز روز فرا گوگیا بھی نکل آتی تھی، عثمان بزدار بھی نکل آتے تھے، گنڈاپور بھی نکل آتے تھے، لیکن پھر موجودہ دور کا اگر آپ جائزہ لیں تو کوئی بڑی کرپشن کہیں دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے. اچھا تو کیا یہی وجہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ عوام نے، پاکستان کے لوگوں نے پی ٹی آئی کا بیانیہ جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے، خاص طور پر جب ہم کرپشن کو لے کر بات کرتے ہیں؟ کیونکہ اپوزیشن نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی پر جو کالز دی تھی، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس طرح سے باہر نکلے نہیں ہیں. یہ جو ابھی ریسنٹ ان کی ہڑتال تھی یہ بھی فلاپ رہی ہے. گو کہ کچھ دیر پہلے شفیع جان صاحب موجود تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہڑتال بڑی کامیاب رہی، لیکن میں نے ان سے یہی سوال کیا کہ اگر ہڑتال کامیاب تھی تو جس طرح سے انٹرنیشنل میڈیا یا انٹرنیشنل اخبارات یا انٹرنیشنل جریدے جس طرح سے پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں، چاہے وہ پاک بھارت جنگ کے اندر جو کچھ ہوا، جو کچھ فیلڈ مارشل نے کیا وہ چیزیں ہوں، یا جو حکومت کی تعریف ہو رہی ہے معیشت کو لے کر، تو وہ پھر پی ٹی آئی کی کیوں نہیں کر رہے؟ پاکستانی میڈیا کو تو چلیے وہ الزام لگاتے ہیں نا ہمارا سب کنٹرولڈ ہے، انٹرنیشنل میڈیا تو کنٹرولڈ نہیں ہے نا جس طرح کے رپورٹس شائع کر رہا ہے ہمارا سب. دیکھیں یہ میڈیا کنٹرول یہ بہت زیادہ یہ استعمال ہوتا ہے کہ میڈیا کنٹرول ہے. بھائی اپنے ہر ملک کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں. ہمیں شدید دہشت گردی کا سامنا ہے، افغانستان سے دراندازی ہو رہی ہے، دہشت گرد کیمپ سے میں اور آپ نہیں کہہ رہے، یو این رپورٹ کہہ رہا ہے کہ 20 سے زائد عالمی دہشت گرد تنظیمیں افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہیں. اینٹی پاکستان جو قوتیں ہیں ان کے پراکسیز ہمارے بارڈر پر بیٹھے ہوئے ہیں. پختونخوا اور بلوچستان کے اندر شدید دہشت گردی ہو رہی ہے. تو اس میڈیا کو ہم اس طرح چھوڑ دیں کہ وہ مہرنگ بلوچ کی بھی حمایت کرے، وہ ٹیررسٹ گروپوں کی بھی حمایت میں بولے، تو کیا اس طرح کی آزادی ہونی چاہیے؟ یہ ایسی پابندی نہیں ہے. عمران خان کے حق میں بہت سارے لوگ بول رہے ہیں ان کے پارٹی کے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لوگ سٹیٹ کے بیانیے سے ٹکرائے، وہ سٹیٹ کے خلاف بولے. تو یہ تاثر تو غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا اگر پاکستان کی تعریفیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. کل بھی پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل جا رہے ہیں کانفرنس میں جو غزہ کے حوالے سے. تو یہ چیزیں اگر اتنی ایکسپٹنس ملی ہے، اگر پاک بھارت جنگ کے بعد پاکستان کو نہ صرف برتری ملی بلکہ عالمی سطح پر پاکستان کو ایک بڑی پذیرائی بھی ملی اور پاکستان کے ڈیفنس پروڈکشن کی مانگ بھی بڑھ گئی، سوڈان سے لے کر بنگلہ دیش تک بہت سارے ممالک نے ڈیمانڈ بھی کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومتی کارکردگی قدر بہتر ہے. گو کہ وہ آئیڈیل نہیں ہے. اور ٹھیک ہو گیا وقت کم ہے میرے پاس. سماعت صاحب میں بس جاتے آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں، ظاہرہ پشاور سے آپ کا تعلق ہے، سننے میں آ رہا ہے، انفیکٹ دیکھنے میں بھی اب تو آ گیا ہے کہ وہاں ایک کنٹینر تیار کیا گیا جس پر آزادی یا موت کی ہیڈنگ جو ہیں وہ ہمیں دکھائی دے رہی ہیں. تو کیا یہ کسی لانگ مارچ کی تیاری ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو عوامی اختلافات ہیں، جس طرح سے کمزور پارٹی سٹرکچر ہے پی ٹی آئی کوئی واقعتاً آئندہ آنے والے وقت میں، آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی لانگ مارچ کی تیاری میں ہے سر؟ یہ پی ٹی آئی اپنے مزاج سے نہیں نکل رہی ہے، ورنہ عملی طور پر کچھ بھی نہیں ہے. آسما میری بات لکھ لے کہ نہ کنٹینر ہوگا نہ لانگ مارچ ہوگا. ان کے کارکن بری طرح پسپا ہو چکے ہیں، ہڑتال بری طرح ناکام ہو چکی ہے. اگر شفیع جان یہ بات کر رہے ہیں تو اس کے پاس کیا ثبوت ہے؟
उनके कारकुन डंडे लेकर लोगों के साथ लड़ते रहे कि दुकानें बंद करें। अगर लोग अपनी मर्जी से बंद करें तो फिर डंडे लेकर आने की जरूरत क्या थी, फिर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व करने की जरूरत क्या थी। देखिए सुहेल अफरीदी एक और सम चल पड़े हैं, वजीर आजम के साथ भी मुलाकात कर ली, एपेक्स कमेटी का इजलास भी बुला लिया, आज भी एक अहम तरीन मीटिंग में उन्होंने शिरकत की। ये महज कारकुनों को जज्बाती तौर पर उभारने के लिए या उन्हें जिंदा रखने के लिए से अपनी सियासत जिंदा रखने के लिए इस तरह की हरकतें हो रही है। अच्छा बस अहमद साहब जैसे मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की कि वक्त हमारे पास बिल्कुल कम है, हाँ या ना में मुझे जवाब दे दीजिएगा इस चीज का, क्योंकि शफी जान साहब ने इस चीज से बिल्कुल इनकार किया है मुकम्मल तौर पर। बैकडोर कुछ चल रहा है पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में, नहीं चल रहा है सर, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। देखिए बैकडोर जाहिर चल रहा है ना, ये जो ऑप्टिक्स आ रही है, यानी वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात, एपेक्स कमेटी का इजलास, आज का इजलास, तो ये क्या है? अगर बैकडोर मामलात नहीं चलते तो फिर ये जस्टर क्यों सामने आते? ठीक है जी, आप बड़े बाखबर सहाफी हैं, खबर दे रहे हैं, तो यकीनन इसमें कुछ ना कुछ वजन होगा। गो के शफी जान साहब जो है इस बात से मुकम्मल इनकारी थे, अभी थोड़ी देर पहले हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे। बहुत शुक्रिया हमारे हसन साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन प्रोग्राम आज का आपने देखा, कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी, बहुत सा ख्याल रखिएगा अपना।